चैप्टर 32 हम लोग शुरू करेंगे बेटा, जिसका नाम है निषेचन या फर्टिलाइजेशन। निषेचन या फर्टिलाइजेशन क्या होता है? मनुष्यों के अंदर जो नर युग्मक होता है वो होता है शुक्राणु, राइट? ठीक है। मादा युग्मक होता है कौन सा? अंडाणु, राइट? तो इनके अंदर केंद्रक पाए जाते हैं। शुक्राणु में अपना केंद्रक होता है, ठीक है, अंडाणु में अपना केंद्रक होता है। इन केंद्रकों को बोला जाता है प्राक केंद्रक। आ रही बात समझ में? ठीक है। तो शुक्राणु और अंडाणु के जो प्राक केंद्रक होते हैं उनका संयुग्मन या मिलना, ठीक है, क्या कहलाता है? निषेचन कहलाता है। आ रही बात समझ में? शुक्राणु में क्रोमोसोम कितने बेटा? n, यानी अगुणित संरचना, नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ होते हैं, यानी हम मनुष्यों में 46 होते हैं। 46 गुणसूत्र है तो 46 का हाफ कितना होता है बेटा? 23। तो 23 इधर होते हैं, इसमें भी हाफ होते हैं, 23। अब इन दोनों के जो मतलब केंद्रक के अंदर होते हैं ना ये गुणसूत्र, तो इनके मिलने से जो संरचना बनेगी वो होगी युग्मनज। युग्मनज होता है, और युग्मनज में क्या होगा? कितने गुणसूत्र बनेंगे? 46, ठीक है। तो हम अगर डेफिनेशन देते हैं किसकी, जो निषेचन होता है उसकी डेफिनेशन देंगे, तो बेटा क्या डेफिनेशन बनेगी कि निषेचन जो है वो क्रिया है जिसके अंदर क्या होता है? नर युग्मक और मादा युग्मक के जो पाक केंद्रक होते हैं, है ना, वो क्या करते हैं? मिलते हैं, और इनके मिलने से क्या होता है? जो संरचना बनती है वो क्या कहलाती है? युग्मनज कहलाती है। आगे बात समझ में? उसके बाद नेक्स्ट अगर आता है कि युग्मनज जो निषेचन जो होता है, निषेचन की मनुष्य के अंदर जो निषेचन है वो कहाँ होती है? तो अगर हम कहें कि जो मादा होती है उसके शरीर के अंदर निषेचन की क्या होती है? क्रिया होती है। कौन से हिस्से में होती है? तो एम्पुला और स्थेमस जो भाग होता है किसका? फेलोपियन ट्यूब का या अंडवाहिनी का। तो देखो सबसे पहले है, जैसे अगर ये हम समझते हैं, ये आपके सही से बनाती हूं मैं, ये गर्भाशय है, ठीक है। गर्भाशय में यहाँ हिस्सा थोड़ा सा फूला हुआ है, ये इस तरीके से, ये इस तरीके से है, ये इस तरह से और इस तरह से संरचना आती है। मादा जनन तंत्र में आप लोगों ने देखा होगा, यहाँ अंडाशय होते हैं। ये वाली संरचना क्या कहलाती है बेटा? बचपन में हम लोगों ने पढ़ा है, क्या कहलाती है? अंडवाहिनी कहलाती है। आगे बात समझ में? अब ये फूला हुआ हिस्सा देख रहे हो, ये कहलाता है एम्पुला। क्या कहलाता है? एम्पुला। ये होता है स्थेमस, पीछे वाला जो नलाकार होता है। आगे वो समझ में? एम्पुला होता है और स्थेमस होता है, ठीक है। और आगे वाला हिस्सा जिसमें ये झालर होती है वो इनफंडिबुलम कहलाता है, ठीक। तो ये जो स्थेमस और एम्पुला है जहां मिलते हैं वहां पर निषेचन की क्रिया होती, मतलब यहाँ पर शुक्राणु और अंडाणु जो है वो मिलते हैं किसमें? मनुष्यों के अंदर। आगे बात समझ में? सबसे पहले खोज जो की थी निषेचन की वो ल्यूवेनहॉक के द्वारा की गई थी। ये चीज ध्यान रखना, नीट में इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, है ना। तो ल्यूवेनहॉक के द्वारा सबसे पहले निषेचन की खोज की गई। निषेचन की क्रिया होती कहाँ है? तो मादाओं की जो अंडवाहिनी होती है उसका जो भाग होता है, तीसरा स्थेमस और एम्पुला। स्थेमस और एम्पुला जो होती हैं दोनों जहां मिलते हैं, दोनों के जंक्शन पे जनरली जो है वो क्या होती है? निषेचन की क्रिया होती है, ठीक है। अब निषेचन के कुछ प्रकार होते हैं, तो निषेचन के प्रकार और जो उपयोगिता है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर समझा दूंगी। अभी मैं मेन जो हमारा है निषेचन के जो विभिन्न चरण होते हैं कि कौन कौन सी स्टेप्स में निषेचन कंप्लीट होता है वो पढ़ाऊंगी। तो देखो बेटा, सबसे पहला जो स्टेप होता है वो आता है योग्यता अर्जन, ठीक है। योग्यता अर्जन में हम जो चीजें पढ़ने वाले हैं वो युग्मकों के नजदीक आने के बाद की क्रिया, शुक्राणु का योग्यता अर्जन करना, फिर रसानुकर्षण और अग्लूटेशन यानी चिपकना जो होता है शुक्राणु अंडाणु का, उसको हमको पढ़ना है। फिर आता है शुक्राणुओं का अंडाणु की जोना पेलुसिडा से। आपको पता है सबसे जो प्राथमिक परत कहलाती है, द्वितीय oocyte के बाहर होती है, जोना पेलुसिडा कहलाती है। तो जोना पेलुसिडा के बाहर जो होता है शुक्राणु आके लगता है, तो वो हमको चरण पढ़ना है। फिर एक्रोसोमल क्रिया पढ़नी है, ठीक है, यानी जो शुक्राणु होते हैं उसके एक्रोसोम के अंदर क्या होता है? स्पर्म लाइसिन जो एंजाइम होते हैं वो क्या होते हैं? पाए जाते हैं। वो किस तरह से जो है मदद करते हैं शुक्राणु को अंडाणु में प्रवेश करने के लिए, वो हम पढ़ेंगे, ठीक है।
अर्धसूत्री द्वितीय जो होता है वो पूर्ण होता है oocyte के अंदर, वो हम लोग पढ़ेंगे। फिर आता है अंडाणु का सक्रियण व वल्कुटीय क्रिया होती है जिसमें निषेचन कला का निर्माण होता है, वो हम पढ़ेंगे। और लास्ट स्टेप है इसका प्राक केंद्रों का उभय मिश्रण। यहाँ से जनरली क्वेश्चन आता भी है कि प्राक केंद्रकों का जो उभय मिश्रण होता है उसको आप समझाइए, तो चित्र सहित समझाना। तो उसके अंदर ये स्टेप है कि शुक्राणु का प्रवेश पथ, शुक्राणु का सयुग्मन पथ, अंडाणु सयुग्मन पथ और सयुग्मन और विदलन। तो ये सारे जो स्टेप्स हैं वो हमको क्या करने हैं, पढ़ने हैं। तो वन बाय वन सबसे पहला जो सबसे बड़ा है वो योगिता अर्जन, वो हम लोग देखते हैं। वन बाय वन समझा रही हूँ बेटा, एक ही चैप्टर है बट हाँ एक वीडियो है, थोड़ा लंबा बनेगा, लेकिन हाँ एक चैप्टर आपका आज कंप्लीट कर दूंगी मैं। आ रही बात समझ में? तो इसको ध्यान से समझें। देखो हम लोग जो स्टेप है निषेचन के, वो पढ़ेंगे। तो उसमें देखो सबसे पहले आता है हमारे पास योगिता अर्जन में। योगिता अर्जन पढ़ने से पहले एक चीज हमको जरूर समझनी होती है, वो युग्मकों का समागमन। समागमन अगर आप समझते हो इस टर्म को तो क्या मतलब निकल रहा है। समागमन मतलब आमने सामने आना। आ रहे ना समझे, सम यानी बराबर में आना। तो देखो अगर आप नोट करते हो तो जो शुक्राणु होता है नर युग्मक, वो कैसा होता है बेटा, चल होता है, यानी इसमें गति पाई जाती है। अंडाणु होता है वो अचल होता है, मादा के शरीर में रहता है, मादा है ना, ठीक है, तो ये अचल है। तो अब बेचारा जो चल नहीं सकता वो तो आ नहीं सकता, आएगा कौन, जिसमें चलने की कैपेसिटी है ना। भाई किसी के पांव पैरालाइज्ड है तो वो व्यक्ति उठ के जाएगा कि उसके पास आप चल सकते हो तो आप जाओगे, है ना, आमने सामने जाना है आपको। तो वो बेचारा जो पैरालाइज्ड है वो तो आएगा नहीं, आप ही जाओगे। तो सेम वही सिचुएशन है यहाँ पर कि शुक्राणु जो है वो चल होता है और अंडाणु अचल होता है, नहीं चल पाता। तो कौन जाएगा, शुक्राणु जाएगा अंडाणु के पास। तो यही क्रिया होती है। समागमन का मतलब होता है कि निषेचन की क्रिया के लिए नर व मादा युग्मकों का नजदीक आना, युग्मकों का क्या कहलाता है, समागमन कहलाता है। आ गई बात समझ में? ठीक है। तो नर जो होता है, क्योंकि शुक्राणु जो होते हैं नर के शरीर में बनते हैं और अंडाणु मादा के शरीर में बनते हैं। हम लोग जो है मनुष्य जो है वो द्विलिंगाश्रयी होते हैं, सॉरी एक लिंगी प्राणी होते हैं। हमारे अंदर जो मनुष्य में जन्नांग जो होते हैं नरों के अंदर होते हैं, मादा के अंदर मादा जन्नांग होते हैं ना। ठीक है। तो इसीलिए जो नर शुक्राणु है वो क्या किया जाता है, मादा के शरीर में डाला जाता है सेक्सुअल कांटेक्ट बनाकर, है ना, शारीरिक संबंध बनाकर। तो ये चीज होती है। तो अब ये यहाँ पर निषेचन यानी शुक्राणु और अंडाणु मिलेंगे, कोई मिलेगा, मिलेगा तो तब जब तुम आप उसके पास जाओगे। तो वही चीज है यहाँ पर कि युग्मकों का समागमन होता है, जो नर युग्मक है और मादा युग्मक का नजदीक आना समागमन कहलाता है। अब एक क्वेश्चन बनता है समागमन के उपयोग, ये सॉरी उपाय क्या होते हैं, मतलब नर और जो मादा अंडाणु है वो एक दूसरे से मिलेंगे कैसे, इसके लिए हम क्या क्या प्रयास कर सकते हैं, है ना, इसके बारे में क्या किया जाता है, पूछा जाता है। ठीक है। तो इसके अंदर पॉइंट में अगर मैं लिखूंगी तो वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा। देखो मैंने पहले शुक्राणु व अंडाणु को, अगर आप अपने फ्रेंड से मिल रहे हो एक टाइम पे निकले और आप भी घर से निकले तो आप कॉलोनी में मिल पाओगे 7 बजे। तो वही चीज है कि दोनों को एक साथ क्या किया जाए, रिलीज किया जाए, शुक्राणु को अधिक संख्या में मुक्त किया जाए। शुक्राणु को नर के शरीर से निकलकर मादा के गर्भाशय से होते हुए अंडवाहिनी में पहुंचना है। ठीक है। तो सारे तो कैपेबल नहीं होते, विनर क्या होता है, एक होता है इतने सारों में से। तो जितने सारे शुक्राणु होंगे उनमें से एक पहुंचेगा या एक आध पहुंचेगा, तो वो संख्या में ज्यादा होगी, तब जाके उनमें से चांसेस रहेंगे ना एक के पहुंचने के। तो शुक्राणु की संख्या क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। अंडाणु का आकार बड़ा होगा तभी क्या होगा, शुक्राणु उसके अंदर क्या कर पाएगा, प्रवेश कर पाएगा। फिर उसके बाद मैथुन व संघनन से पहले शुक्राणुओं को निष्क्रिय रखा जाए, क्योंकि इसमें खाद्य पदार्थों की क्या होती है, कमी रहती है। मैथुन का मतलब होता है शारीरिक संबंध बनाना। ठीक है। स्खलन का मतलब होता है
होगा, फेलोपियन ट्यूब तक क्या कर पाएगा, पहुंच पाएगा, ताकि निषेचन पूर्णतया केवल शुक्राणु की स्वयं की गतिशीलता पर निर्भर नहीं रहे। ठीक है, हेल्प मिलती है। आप देखते हो कि अगर आप बोल अंडाणु के शरीर में जा रहा है, ठीक है, फेलोपियन ट्यूब या अंडवाहिनी तक पहुंच रहा है, प्लस उसको क्या करना है, अंडाणु जो है उसको भेद के उसके अंदर प्रवेश करके, यानी ये अंडाणु है, इसका ये जो केंद्रक है, इस शुक्राणु को इसके अंदर भेद कर इसके अंदर प्रवेश करना है और अपना केंद्र क्या करना है, डालना है। मतलब बेचारे को मेहनत का काम करना है। आ रही बात समझ में? तो क्या होता है ऐसी कंडीशन में, वो कैपेबल तो होना चाहिए कि इसको भेज सके, है ना। युद्ध लड़ने आप जा रहे हो, एग्जाम देने आप जा रहे हो, ठीक है, प्रिपरेशन नहीं करोगे, लायक ही नहीं होगे तो फेल ही होगे, ऑब्वियस सी बात है। तो योग्यता अर्जन करने का क्या मतलब होता है, शुक्राणु का काम क्या है, क्या करना है, टारगेट क्या है उसका, उसका टारगेट है कि वो क्या करेगा, अंडाणु को भेदेगा, अंडाणु को निषेचित करेगा। तो उसके लिए वो क्या करेगा, खुद को पहले कैपेबल बनाएगा। भाई आपको एग्जाम देना है, ठीक है, तो आप पहले क्या करोगे, पढ़ोगे ना, तभी तो आप योग्य होगे एग्जाम देने के लिए। तो यहाँ पे योग्यता का अर्जन करने से मतलब है कि शुक्राणु द्वारा अपनी ही जाति के अंडाणु को निषेचित करने की क्षमता को प्राप्त करना क्या कहलाएगा, योग्यता अर्जन। वो अपनी ही जाति, मनुष्य है तो मनुष्य के ही जाति को करेगा। ऐसे नहीं है कि शुक्राणु को आप कहो कि भाई इसमें तो कहाँ योग्यता है, किसी जो मंकी मतलब मंकीज के अंडाणु को ले लिया फिर भाई निषेचित कर शुक्राणु, कैसे करेगा वो तो जाति का ही नहीं है। मनुष्य एक अलग जाति है, मनुष्य में थोड़े कुछ हाँ बहुत ज्यादा सिमिलर है, लेकिन फिर भी सिम्टम्स तो अलग है ना हमारे उनसे कुछ तो, ठीक है, तभी वो बंदर है और हम मनुष्य है। आगे बात समझ में? तो इसीलिए योग्यता अर्जन करने का मतलब ये होता है कि अपने ही जो जाति होती है उसकी मादा के जो अंडाणु होते हैं उनको जो है भेदने की क्षमता को ग्रहण करना, ये जो होता है क्या कहलाता है, योग्यता अर्जन कहलाता है। स्टेप्स हैं इसकी कि योग्यता अर्जन जो होता है तब शुक्राणु में क्या क्या परिवर्तन होते हैं। तो कोशिका झिल्ली में उपस्थित, कोशिका झिल्ली किसकी बनी है, ग्लाइकोप्रोटीन की। तो ग्लाइकोप्रोटीन जो है वापस क्या होता है, व्यवस्थित होता है, रीअरेंजमेंट होता है उसके अंदर, जो ग्लाइकोजन है और प्रोटीन है वो सही तरीके से क्या होते हैं, अरेंज होते हैं। फिर आता है कोशिका झिल्ली से कोलेस्ट्रॉल रिमूव होता है, जिसके कारण प्लाज्मा झिल्ली की मजबूती क्या हो जाती है, कम हो जाती है। उसको क्या करना है, शुक्राणु को जाके क्या करना है, अंडाणु को भेदना है। तो उसके लिए क्या होता है कि कोशिका झिल्ली के अंदर से रिमूव किया जाता है किसको, कोलेस्ट्रॉल को, कोलेस्ट्रॉल को रिमूव कर दिया जाता है, जिसके कारण मजबूती कम हो जाती है। फिर शुक्राणु की कोशिका में किसका प्रवेश बढ़ाया जाता है, कैल्शियम का। क्यों बढ़ाते हैं, क्योंकि कैल्शियम आयन के प्रवेश करने से शुक्राणु का अक्षीय तंतु क्या करने लगता है, तेज गति करने लगता है, और स्पीड जो होती है शुक्राणु अंडाणु के पास पहुंचने की वो क्या हो जाएगी बेटा, बढ़ जाएगी। तो स्पीड जो होती है वो क्या की जाती है, बढ़ा ली जाती है। और योग्यता अर्जन जो है वो कहाँ पर होता है, मनुष्य का, मनुष्य के अंदर होता है अधिवृषण के अंदर। कहाँ होता है, अधिवृषण के अंदर 7 घंटे लगते हैं लगभग। और अधिवृषण क्या चीज होती है, ये मनुष्य नरों का वृषण है जहाँ पे शुक्राणु का निर्माण हुआ, उसके ऊपर ऐसे केप लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसको अधिवृषण कहा जाता है। तो अगर मैंने 10th में आपको मैंने पढ़ाया है, जिन बच्चों को उनको पता है, मैंने समझाया है कि बेटा इसमें बुक में नहीं दे रखा, पर अधिवृषण के अंदर जो शुक्राणु होता है वो क्या होता है, खाने पीने दौड़ने लायक होता है ना, भागने लायक होता है। तो यहाँ अस्थायी संग्रहण किया जाता है। तो अधिवृषण के अंदर क्या होता है, योग्यता अर्जन की क्रिया होती है वो की जाती है। और कई जो उच्च श्रेणी के प्राणी हैं उनके अंदर मादा के शरीर में योग्य होता है। आ रही बात समझ में? लेकिन हमारे अंदर मनुष्य के अंदर अधिवृषण के अंदर ही कैपेसिटी आ जाती है। उसके बाद जो योग्यता अर्जन है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो आता है वो रसानुकर्षण आता है या कीमियोट्रैक्शन आता है। कीमियो अट्रैक्शन क्या मतलब समझ, रसानुकर्षण से क्या मतलब समझ रहे हो, रसानुकर्षण का मतलब होता है केमिकल्स के बीच में अट्रैक्शन, केमिकल्स के बीच क्या होना, अट्रैक्शन होता है। तो मैं फटाफट से आपको क्या करती हूँ, इसको समझा देती हूँ, लिख देती हूँ आपको ताकि समझ में आ जाए।
देखो नेक्स्ट जो बेटा चरण है वो है रसानुकर्षण। रसानुकर्षण क्या होता है? रसायनों में आकर्षण। क्या होता है रसायनों में आकर्षण? देखो जो अंडाणु होता है उसकी सतह पर ग्लाइकोप्रोटीन जो है वो लगा रहता है। ग्लाइकोप्रोटीन से युक्त जो रसायन होता है वो लगा रहता है, जिसको फर्टिलाइजिंग बोलते हैं। ठीक है, शुक्राणु जो है उसके अग्र सिरे पर मैंने बताया था आपको यहाँ पर जब शुक्राणु की संरचना पढ़ाई थी, उसमें एंटी फर्टिलाइजेशन जो होता है, एंटी फर्टिलाइजिंग जो होता है वो लगा रहता है, और ये एक एसिडिक प्रोटीन है। ठीक है, तो एंटी फर्टिलाइजिंग होता है शुक्राणु पर और फर्टिलाइजिंग होता है किसको? अंडाणु पर। तो ये दोनों एक दूसरे पे क्या होते हैं? अट्रैक्ट होते हैं। आ रही बात समझ में? आप भी कोई रेड रोज देखते हो तो आप उसकी तरह कैसे होते हो? अट्रैक्ट होते हो। तो इनमें भी ये जो केमिकल होती है, और अगर आप लोग अगर आप एक एग्जांपल दो, नॉर्मली घर में अगर मम्मी जलेबी बना रही है तो आप अगर स्कूल से भी गए हो तो सीधा आपको अगर स्मेल आती है तो आप उसकी तरफ क्या होते हो? अट्रैक्ट होते हो। होते कि नहीं होते हो? तो सेम वैसे ही है कि जब शुक्राणु और अंडाणु जैसे जैसे समागमन हो जाता है, मतलब पास आ जाते हैं, तो इन केमिकल्स में क्या होता है? अट्रैक्शन होता है। जैसे चुंबक करती है ना लोहे को अट्रैक्ट, वैसे। ठीक है, तो इस इन दोनों के बीच में जो आकर्षण होता है इन दो केमिकल्स में, इसी को हम क्या कहते हैं? रसानुकर्षण कहते हैं। फिर उसके बाद आता है अग्लूटिशन या चिपकना। अब क्या होगा? जब फर्टिलाइजिन और एंटी फर्टिलाइजिन एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे तो दोनों पास में आएंगे कि नहीं आएंगे? आएंगे। ठीक है, तो अगर आएंगे तो चिपकेंगे, तो वो क्रिया क्या कहलाएगी? अग्लूटिशन कहलाती है। तो शुक्राणु और अंडाणु का जो फर्टिलाइजेशन और एंटी फर्टिलाइजिन है उसमें की और लॉक सिस्टम में क्या होता है? दोनों एक दूसरे से क्या होते हैं? जुड़ जाते हैं। तो ये क्रिया हमारी अग्लूटिशन कहलाती है। फिर नेक्स्ट प्रोसेस आता है शुक्राणुओं का अंडाणु की जोना पेलुसिडा से क्या होना? संपर्क होना। द्वितीय oocyte होता है जब अंडोत्सर्ग की क्रिया होती है ना? द्वितीय oocyte है। ठीक है, अब उसके बाद क्या होता है? जो शुक्राणु है वो क्या आते हैं? इस अंडाणु की जोना पेलुसिडा से क्या करते हैं? संपर्क करते हैं। ठीक है, अब अंडाणु की बाह्य सतह पर शुक्राणु ग्राही लगे होते हैं। यहाँ पर ये कहाँ जुड़ता है? जैसे ये जोना पेलुसिडा है अंडाणु की। ठीक है, अब यहाँ पर जो एक मतलब एक प्लेस है उसको हम कहेंगे क्या? शुक्राणु ग्राही। तो इन शुक्राणु ग्राही से आकर क्या करते हैं? शुक्राणु क्या करते हैं? जुड़ते हैं। जोना पेलुसिडा पर क्या है बेटा? शुक्राणु ग्राही है। ग्राही से कौन आकर जुड़ता है? शुक्राणु जो है वो शुक्राणु ग्राही से आके जुड़ते हैं। अब जैसे ही शुक्राणु जुड़े, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा? Na++ क्या होगा? उनका जोना पेलुसिडा में क्या होगा? प्रवेश होगा। ठीक है, जोना पेलुसिडा के अंदर प्रवेश होगा सोडियम आयन का। ठीक है, सोडियम आयन के अंदर प्रवेश के कारण क्या होता है? जोना पेलुसिडा जो है वो अध्रुवीय होती है। जैसे ही शुक्राणु जो है शुक्राणु ग्राही से जुड़ गए जोना पेलुसिडा के, ठीक है, तो अंदर क्या होना शुरू हो जाते हैं? जोना पेलुसिडा के अंदर सोडियम आयन जो है वो एंटर करना शुरू कर देते हैं। अब सोडियम आयन के अंदर प्रवेश के कारण क्या होता है? जोना पेलुसिडा अध्रुवीय हो जाती है, जिसके कारण कोई दूसरा शुक्राणु अब इसके अंदर और प्रवेश नहीं कर पाएगा। तो इस क्रिया को हम क्या बोलते हैं? पॉलीस्पर्मी कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉलीस्पर्मी। फास्ट ब्लॉक ऑफ पॉलीस्पर्मी कहा जाता है। आ गया समझ में यहाँ तक? ठीक है, तो शुक्राणु का अंडाणु से जोना पेलुसिडा में संपर्क में आपको ये चीज लिखनी है कि शुक्राणु जो होते हैं वो जोना पेलुसिडा पर जो शुक्राणु ग्राही होते हैं उनसे जुड़ते हैं। उन पे जुड़ते ही शुक्राणु के जो कैल्शियम आयन है उनका प्रवेश क्या हो जाता है? शुरू हो जाता है। ठीक है, और सॉरी, कैल्शियम तो शुक्राणु में होता है, सोडियम आयन का प्रवेश हो जाता है। सोडियम आयन के जो है प्रवेश के कारण क्या होता है? जोना पेलुसिडा अध्रुवीय हो जाती है और क्या होता है? फर्स्ट ब्लॉक ऑफ पॉलीस्पर्मी हो जाता है। यानी इसके कारण कोई और शुक्राणु अब जो द्वितीय oocyte या जोना पेलुसिडा के माध्यम से अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। समझ आ गया? नेक्स्ट प्रोसेस आता है बेटा हमारा एक्रोसोमल अभिक्रिया। एक्रोसोमल अभिक्रिया क्या होती है? एक्रोसोम क्या होता है? शुक्राणु के जो केंद्रक होता है शीर्ष में, उसके आगे संरचना पाई जाती है केप जैसी, वो एक्रोसोम कहलाती है ना? ये वाली, ये केंद्रक है और ये एक्रोसोम होता है। अब एक्रोसोम जो होता है उसके अंदर क्या होता है? स्पर्म लाइसिन एंजाइम जो होते हैं वो भरे हुए रहते हैं। स्पर्म लाइसिन एंजाइम के अंदर क्या क्या पाया जाता है? एक्रोसिन पाया जाता है, हाई एल्यूरिनिडेज पाया जाता है और कोरोना भेदक जो एंजाइम्स हैं वो पाए जाते हैं। ठीक है,
तो देखो अब यहाँ पर एक्रोसीन का क्या काम है, ये जोना पेलोसीडा का अपघटन करता है। जोना पेलोसीडा जो लेयर होती है अंडाणु के बाहर द्वितीय oocyte के, उसको अपघटित करता है, मतलब तोड़ने का काम करता है। फिर हाई एल्यूरिनिडेज, इसका ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ कि जो कोशिकाओं से निर्मित कोरोना रेडिएटा होती है उसको हाई एल्यूरिनिडेज जो एंजाइम होता है उसको अपघटित करने में क्या करती है, मदद करती है। कोरोना बहुत चल रहा है, कोरोना आपका यहाँ पर भी पीछा नहीं छोड़ रहा, आगे बात समझ में। फिर उसके बाद तीसरी जो एंजाइम, जो मतलब ये तीनों मिक्स होकर किसमें प्रेजेंट है, स्पर्म लाइसिन एंजाइम में प्रेजेंट है, ठीक है। तीसरा है कोरोना भेदक एंजाइम, कोरोना रेडिएटा को क्या कर देता है, बिल्कुल नष्ट कर देता है। ये तो एंजाइम को करता है जो कोशिकाओं को क्या कर रहा है, चिपका रहा है, और ये इनकी कोशिकाओं को क्या कर देता है, नष्ट कर देता है। तो अगर हम एक्रोसोमल अभिक्रिया को देखते हैं तो स्पर्म लाइसिन द्वारा अंडाणु के अंडावरणों, मतलब ये जो लेयर्स हैं कोरोना रेडिएटा और जोना पेलुसिडा, वह जीव द्रव्य को गलाना क्या कहलाता है, एक्रोसोमल क्रिया कहलाती है। उसके बाद आता है अंड सक्रियण। अंड सक्रियण क्या होता है, द्वितीय oocyte पर शुक्राणु के चिपकते ही अर्धसूत्री द्वितीय की क्रिया पुनः प्रारंभ हो जाती है। एक्चुअली क्या होता है बेटा, अंडोत्सर्ग जब होता है, अंडोत्सर्ग का मतलब जो परिपक्व पुट्टिका होती है उससे अंडाणु का क्या करना, बाहर निकलना, अंडोत्सर्ग कहलाता है। बताया है मैंने पहले की वीडियो में, है ना, जब मैंने अनुप्रस्थ काट पढ़ाई अंडाशय के उसके अंदर, तो अंडाशय जो होता है उसके अंदर जो परिपक्व पुट्टिका होती है उससे क्या होता है, जो अंडाणु होता है उसको, उसका बाहर आना अंडोत्सर्ग कहलाता है, ठीक है। अब ये अंडोत्सर्ग जो होता है उसके अंदर ये जो अंडाणु होता है वो किस फॉर्म में होता है, द्वितीय oocyte के रूप में होता है। किसके रूप में, द्वितीय oocyte। आ रही बात समझ में। अब ये द्वितीय oocyte जो होता है उसके अंदर अर्धसूत्री द्वितीय क्या हो गया होता है, शुरू हो गया होता है। क्या शुरू हो गया होता है, द्वितीय जो अर्धसूत्री विभाजन है वो शुरू हो गया होता है। लेकिन जो मेटाफेज अवस्था होती है, मध्य अवस्था होती है, उसके अंदर रुक जाता है। मध्य अवस्था द्वितीय होती है, उसके अंदर ये विभाजन क्या हो जाता है, रुक जाता है। पर जैसे ही इस अंडाणु के संपर्क में क्या आता है, शुक्राणु संपर्क में आता है, तो ये अर्धसूत्री विभाजन फिर से क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है, और एक जो सेकंड पोलर बॉडी होती है वो, और अंड कोशिका का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, अंड सक्रियण कहते हैं। आगे बात समझ में। अब हम पढ़ेंगे वल्कुटीय क्रिया के बारे में, और फिर उसके बाद हम लोग जो लास्ट प्रोसेस पढ़ने वाले हैं वो हम लोग पढ़ेंगे प्राक केंद्रकों का क्या संलयन, तो संयुग्मन, वो हम पढ़ेंगे। तो ये आपका निषेचन क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो हम लोग पहले देखते हैं वल्कुटीय क्रिया, फिर प्राक केंद्रकों का संयुग्मन, और फिर ये आई नो कि वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो गया है, लेकिन हाँ जो मोस्ट ऑफ द चैप्टर है, एक वीडियो और डालूंगी, चैप्टर क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। देखो नेक्स्ट स्टेप है बेटा वल्कुटीय क्रिया। तो वल्कुटीय क्रिया के अंदर कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स, ये चीज मैंने आपको पढ़ाई थी जब मैंने पित्तक निर्माण पढ़ाया था ना, पित्तक पूर्वी अवस्था अंडाणु निर्माण में, तो मैंने कहा था कि कुछ छोटे छोटे से कम कण बनते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स कहते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, अंड कोशिका और जोना पेलुसी सॉरी अंड कोशिका का जो कोशिका द्रव्य होता है उसके अंदर पाए जाते हैं। आ रही बात समझ में। तो इनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। क्या होता है, देखो कि शुक्राणु जैसे ही अंडाणु की कोशिका पे टच करेगा, आ रही बात समझ में, टच कर गया, यहाँ पर क्या होगा, टच करते ही एक रिएक्शन होगी कि ये कोशिका द्रव्य है उसके अंदर से ये जो कण है छोटे छोटे, है ना, कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स। तो कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स जो है जोना पेलुसिडा और ये अंडाणु की जो झिल्ली है, ठीक है, इसके बीच में जो पेरिविटेरियन स्पेस है उसके अंदर आकर एक परत का निर्माण कर लेते हैं, और उस परत को हम क्या कहते हैं बेटा, निषेचन कला कहते हैं। बात समझ में आ रही है कि जैसे ही शुक्राणु ने इसकी झिल्ली, यानी देखो स्पर्म लाइसिन ने अपनी अभिक्रिया करी, जोना पेलुसिडा को खत्म कर दिया, ठीक है। जो हमारी कोरोना रेडिएटा थी उसको क्या कर दिया, अपघटित कर दिया, ठीक है। जैसे कि सपोज ये पूरा अंडाणु है, ये जोना पेलुसिडा है, ये कोरोना रेडिएटा है, तो यहाँ पर आकर शुक्राणु क्या किया, लगा। आगे बात समझ में, शुक्राणु आकर क्या किया, लगा। तो अब जैसे ही ये इससे थोड़ा सा टच हुआ, टच होते ही क्या होगा, इसके अंदर अभिक्रिया होना शुरू हो जाएगी। इसमें से कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स निकलकर ये जो जोना पेलुसिडा है और अंडाणु की जो झिल्ली है उसके बीच में आकर एक क्या कर लेंगे, परत बना लेंगे, जिसे हम क्या बोलेंगे, निषेचन कला।
तो निषेचन कला का क्या हो जाएगा, निर्माण हो जाएगा। ठीक है, अब निषेचन कला का निर्माण होते ही क्या होगा, निषेचन कला अन्य शुक्राणु के प्रवेश पे क्या कर देती है, रोक लगा लेती है। जो ना पेलुसिडा कठोर हो जाती है, वह निषेचन शंकु का क्या होता है, निर्माण। निषेचन शंकु जो होता है वो ऐसी संरचना होती मतलब इस तरीके की संरचना होती है बेटा, जैसे ये ऐसे निकला हुआ है और इसके माध्यम से शुक्राणु इजीली क्या कर सकेगा, अंदर क्या करेगा, प्रवेश करेगा। तो निषेचन शंकु जो है उसका क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। स्पर्म रिसेप्टर जो है वो अलग हो जाते हैं। यहाँ जो शुक्राणुग्राही थे ना, वो शुक्राणुग्राही अब क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। जो ना पेलुसिडा के ऊपर जो शुक्राणुग्राही निकले थे वो सारे क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे, ताकि कोई दूसरा शुक्राणु इसके अंदर प्रवेश नहीं करे। आ रही बात समझ में? तो ये क्रिया होती है। उसके बाद यहाँ तक ये पूरा हुआ आपका प्रोसेस। लास्ट स्टेप हमारा जो बचता है वो प्राक केंद्रों का प्रवास या उभय मिश्रण होता है, जिसको हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट लास्ट प्रोसेस है बेटा प्राक केंद्रों का प्रवास या उभय मिश्रण। इसमें आपको एक एक नंबर की जो डेफिनेशंस हैं वो भी पूछी जा सकती है। देखो क्या होता है। सबसे पहले जैसे ही ये अंडाणु है, इसके अंदर शुक्राणु का शीर्ष प्रवेश कर गया, ठीक है, करने के बाद ये जो शीर्ष है, यहाँ इसके मध्य खंड हो गया और ये इसकी पूंछ हो गई। ठीक है, अब यहाँ पर आपको पता है क्या पाए जाते हैं, तारक केंद्रक पाए जाते हैं ग्रीवा के अंदर, है ना, तारक केंद्रक पाए जाते हैं। इधर माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। हमने शुक्राणु की स्ट्रक्चर पढ़ी, ये इसका शीर्ष है। अब अंदर जाने के बाद ये जो शीर्ष होता है बेटा, ये क्या होता है, 180 डिग्री पे घूम जाता है, मतलब ये ऐसे घूम जाता है। अब ये ऐसे फंसा हुआ है और ऐसे घूमेगा तो टूटेगा, तो यहां से इसका शीर्ष क्या हो जाता है, टूट जाता है। टूट गया, ठीक है, टूटने के बाद केंद्रक जो है वो आ गया, इधर आ गया केंद्रक। ठीक है, इसे हम बोलेंगे शुक्राणु का प्राक केंद्रक, या हम बोलेंगे नर प्राक केंद्रक, क्योंकि शुक्राणु का। ठीक है, अब जो ये हमारा तारक केंद्र है वो भी क्या करेगा, प्रवेश कर जाएगा। तारक केंद्र भी क्या कर गए, प्रवेश कर गए। किस ध्रुव की ओर जाएंगे, सक्रिय ध्रुव की ओर। मैंने बताया था दो ध्रुव होते हैं, सक्रिय और अल्पक्रिय। तो किस ध्रुव की ओर जाएंगे तारक केंद्र, सक्रिय ध्रुव की ओर। ठीक है, अब यहाँ पे बाकी जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो प्रवेश नहीं करते, किसके अंदर, अंडाणु के अंदर प्रवेश नहीं करते। सिर्फ क्या आ गया, नर प्राक केंद्रक आ गया। अब देखो क्या होता है, अब जैसे यहाँ पर मान लो ये मादा प्राक केंद्रक है, ठीक है, या अंड प्राक केंद्रक भी हम इसको लिख सकते हैं। यहां पर है ये, ठीक। अब शुक्राणु क्या करेगा, शुक्राणु का ये जो नर प्राक केंद्रक है ये थोड़ा सा चलेगा किसके पास आने के लिए, इस अंडाणु के पास आने के लिए। तो इसे बोलेंगे शुक्राणु प्रवेश प्रथ। क्या बोलेंगे, शुक्राणु जो है अंडाणु में प्रवेश कर अंड प्राक केंद्र की ओर गमन करता है थोड़ा सा, यानी ये यहां से यहां पर आया, इसे हम क्या बोलेंगे, शुक्राणु प्रवेश प्रथ। फिर है शुक्राणु सयुग्मन पथ, यहां पर पहुंचा ये प्राक केंद्रक, अब यहां से ये इधर पहुंच रहा है, इधर जा रहा है अंड प्राक केंद्र की ओर, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, शुक्राणु सयुग्मन पथ। फिर अंडाणु भी शुक्राणु जो नर वाला जो शुक्र प्राक केंद्र है उसके पास जाने के लिए कुछ तो गमन करेगा। आ गई बात समझ में, अंडाणु का जो प्राक केंद्रक है वो भी क्या करेगा, कुछ हिस्सा क्या करता है, गमन करता है। इसको हम क्या बोलते हैं, अंडाणु सयुग्मन पथ। समझ में आ गया। अब ये यहाँ आकर क्या हो जाते हैं, मिल जाते हैं, यानी किसका मिलना, अंड प्राक केंद्र का और शुक्राणु नर केंद्र का मिलना क्या कहलाएगा, सयुग्मन या उभय मिश्रण कहलाएगा। ये उभय मिश्रण की डेफिनेशन पूछी जाती है। तो नर प्राक केंद्र और अंड प्राक केंद्र का संलयन होना, मिलना क्या कहलाएगा, सयुग्मन या उभय मिश्रण कहलाएगा। ठीक है, फिर आता है नेक्स्ट विदलन पत्र। विदलन पत्र क्या होता है, अब ये जो दोनों में सयुग्मन जो केंद्र हुए, ये केंद्र क्या करते हैं, अभी देखो तारक केंद्र कहाँ आया था बेटा, सक्रिय ध्रुव की ओर आए थे। ये सक्रिय ध्रुव की ओर आकर क्या बनाना शुरू कर देते हैं, तंतु बनाना शुरू कर देते हैं विभाजन के लिए। तो अब जो ये नर और मादा का जो प्राक केंद्रक मिला है, ये कहाँ जाएंगे, इस सक्रिय ध्रुव पे जो ये तरकु तंतु बने वहां जाएंगे, और वहां पर जाने के बाद विदलन यानी विभाजन की क्रिया क्या कर देंगे, शुरू कर देंगे। वहां पे गुणसूत्र जाकर इन पे चिपक जाएंगे प्राक केंद्रकों के, और चिपकने के बाद विदलन की क्रिया जो है, विभाजन होना क्या हो जाएंगे, शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ तक आपका ये निषेचन का जो प्रोसेस है वो क्या होता है, कंप्लीट होता है।